बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो बड़े अहम इश्यूज़ के हवाले से। एक तो काजी फैज़ ईसा साहब का जो मामला है और हुदैबिया पेपर मिल केस को लेकर, क्योंकि काजी फैज़ ईसा साहब का फ़ैसला है, तो क्या काजी फैज़ ईसा साहब अब तौहीन अदालत लगा सकते हैं जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ कि वो हुदैबिया पेपर की मिल केस को कैसे खोल सकते हैं जब मैंने उसको बंद किया, क्योंकि लीगी क़यादत इसके ऊपर प्लानिंग कर रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाए और डायरेक्ट तौहीन अदालत की दरख्वास्त फ़ाइल करे। इसका जो जवाब दिया है कानून के मुताबिक एतज़ाज़ अहसन साहब ने, बड़ा ही खूबसूरत जवाब है और मैं समझता हूँ कि एतज़ाज़ अहसन साहब के जवाब के बाद नून लीग के लिए उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है कि नून लीग हुदैबिया पेपर मिल केस खुल भी जाए तो उसके बावजूद कुछ नहीं बिगाड़ सकती वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का। क्यों, वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ जो मामला है चौधरी निसार का। हमने इससे पहले भी इसके ऊपर बात की थी कि हुकूमत पाकिस्तान एक ऑर्डिनेंस लेके आ रही है जिसमें ये कहा जाएगा कि जब इलेक्शंस होंगे तो इलेक्शंस के बाद 60 दिन के अंदर अंदर जो हल्फ नहीं उठाएगा वो ऑटोमेटिकली उसकी जो रुकनीत है वो ख़त्म हो जाएगी, वो नाअहल हो जाएगा और उस जगह पर ज़िमनी इलेक्शन होंगे। ये दो लोगों के लिए ये ऑर्डिनेंस लाया जा रहा था, एक चौधरी निसार के लिए और दूसरा इसहाक डार के लिए। इसहाक डार 2018 में सेनेट के मेंबर बनते हैं नून लीग की टिकट पर और वो हलफ नहीं लेते और वह बैरून मुल्क भाग जाते हैं और वो आज तक वापस नहीं आए और उनकी जो सेनेट की सीट है वो खाली पड़ी है, उन्होंने हलफ नहीं लिया। बिल्कुल ऐसे ही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो मामला है चौधरी निसार का, उन्होंने एक पीपी इलेक्शन जीता, सूबाई असम्बली का इलेक्शन जीता और उसके बाद आज तक हलफ नहीं लिया। अब जब उनको ये लगा कि ये मामला तो डिस्क्वालिफ़िकेशन की तरफ चला जाएगा या हमारी जो रुकनीत है वो सस्पेंड हो जाएगी या हमारी रुकनीत ख़त्म हो जाएगी और वहाँ पर ज़िमनी इलेक्शंस होंगे, तो अपने हलके के लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे। पहले वहाँ पर जो नेशनल असम्बली की सीट ये हार चुके हैं और ये सारे के सारे मामलात वो ये बताते हैं कि चौधरी निसार अब दोबारा हलफ लेने का प्लान कर रहे हैं और 18 मई को जो पंजाब असम्बली का इजलास होने जा रहा है उस इजलास में चौधरी निसार हलफ उठाने जा रहे हैं। और ज़राए का ये कहना है कि चौधरी निसार की बातचीत और मुशावरत चल रही है शहबाज शरीफ के साथ और शहबाज शरीफ उनको अब अपने साथ मिलाकर चलाना चाहते हैं। उनको जो मामला है, जो इशू है, जो बड़ी जो इसके अंदर एक डेवलपमेंट हुई है कि शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क नहीं जाने दिया गया और जो मफाहमत का मामला है, जो मफाहमत की सियासत का मामला है, उस सारे के सारे मामले पर अब ज़रा ये बताते हैं कि कहीं इनका पैचअप हो रहा है और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर लेंगे। कौन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर लेंगे? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर लेंगे जो यहाँ पर हमारे चौधरी निसार हैं और वो मुस्लिम लीग नून को आज़ाद हैसियत से, क्योंकि वो इलेक्शन लड़े थे, तो वो अब अपने आप को आज़ाद इलेक्शन के बाद इसमें ले जाएंगे। अब क्या वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर लेंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करने के बाद उनका आगे क्या प्लान है, ये चीज़ें तो ज़राए के मुताबिक आने वाले दिन ही बताएंगे, लेकिन वो अपने डिस्क्वालिफिकेशन से बचना चाहते हैं और इस बचने के लिए वो ये सारे का सारा हलफ ले रहे हैं और ये सारे मामले की तरफ आ रहे हैं। दूसरी तरफ जो एतज़ाज़ अहसन साहब का मामला है, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, हुदैबिया पेपर मिल केस की जब हम बात करते हैं तो हुदैबिया पेपर मिल केस में एक अहम चीज़ है जिसको नज़रअंदाज किया जा रहा है और जिसके बारे में नून लीग गलत प्रोपेगेट कर रही है, वो है 164 CRPC की स्टेटमेंट जो दी गई है किसकी तरफ से? इसहाक डार की तरफ से। बाद में इसहाक डार उससे मुकर गए। मैं आपको एक और बात बताऊं, 164 CRPC की जो स्टेटमेंट है, ज़ाब्ता फौजदारी 1858, ये अंग्रेज़ का बनाया हुआ कानून है और बड़ा ही क्लियर उन्होंने कानून बनाया। जब आप अदालत में 164 का बयान देते हैं, ये कन्फेशनल स्टेटमेंट होती है जब आप इकबाली जुर्म अदालत में देते हैं और ये एडमिसिबल है, एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस है। आप पुलिस के सामने तो दिए गए बयान से मुकर सकते हैं, अदालत में दिए गए बयान से आप मुकर नहीं सकते। उसका प्रोसेस ही
बड़ा क्लियर है। उसमें ये कहा जाता है कि आपने 2-3 चीज़ें मद्देनज़र रखनी हैं। आपने एक तो ये करना है, जज आपसे पूछेगा कि क्या आप अपनी मर्ज़ी से बयान दे रहे हैं, एक बात तो ये जज पूछेगा। दूसरी तरफ जज आपसे ये पूछेगा कोई दबाव तो नहीं है आपके ऊपर किसी भी तरह का, कोई अगर दबाव है तो वो आप बताएं ताकि उस दबाव को भी क्लियर किया जाए। और जब ये 164 की स्टेटमेंट ली जाती है तो जो बयान देने वाला है सिर्फ वही मौजूद होता है, इसके अलावा कमरे अदालत में कोई मौजूद नहीं होता। अदालत उसको बताती है, उसको सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म करती है, फिर वो बयान देता है। और बयान देने के बाद जब उसके सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन लगता है तब अदालत दोबारा पूछती है कि आपके ऊपर कोई बार नहीं है कि आप ये बयान दें, क्या आप ये अपनी मर्ज़ी से दे रहे हैं। और जब वो कहता है कि हाँ मैं अपनी मर्ज़ी से दे रहा हूँ, फिर उसके बाद उसका सिग्नेचर किया जाता है और जज उसके ऊपर अपनी स्टैंप लगाता है। तो ये बड़ा एक इसका जो है 164 की स्टेटमेंट, इसका एक बड़ा स्कोप है और इसको ट्रायल में बतौर एविडेंस पेश किया जाता है और इसकी बड़ी अहमियत है कानून में इसलिए। और ये जो मजिस्ट्रेट इसको रिकॉर्ड करता है उसकी बाकायदा स्टेटमेंट उसके ऊपर जिरा की जाती है मुलज़िम के वकला की तरफ से कि आपने ये जो इकबाली स्टेटमेंट दी रिकॉर्ड की है तो क्या उस वक्त इन्वायरमेंट ठीक था। वो कहेंगे कि किसी प्रेशर में आगे दी गई है, जज उनको कहेगा कि नहीं जब मेरे सामने था कोई प्रेशर नहीं था। तो ये इसका एक पूरा प्रोसेस है। जो लोग ये कहते हैं कि वो इसका बेनिफिट ले जाएंगे कि बाद में मुकर गए, बाद में मुकरने का बेनिफिट वो नहीं ले सकते। एक और अहम बात वो ये है कि आर्टिकल 13 का हवाला दिया जाता है जिसमें यह कहा गया है कि ना किसी को एक ही ऑफेंस में, एक ही वो मुकदमे या वकूए में 2 दफ़ा प्रोसिक्यूट किया जा सकता है और ना ही 2 दफ़ा सज़ा दी जा सकती है। ये जो प्रिंसिपल है ये बेसिकली लिया गया है जो सेक्शन 403 है CRPC का, जिसको डबल जियोपार्डी का एक डॉक्ट्राइन कहते हैं। और डबल जियोपार्डी ये है 403 CRPC ये है कि अगर किसी को एक वकूए में प्रोसिक्यूट किया गया है और प्रोसिक्यूट करने के बाद अक्यूटल हुई है या कन्विक्शन हुई है, दोनों सूरतों में मुलज़िम को दोबारा ट्रायल नहीं किया जा सकता या उसको दोबारा उसी मुकदमे में सज़ा नहीं दी जा सकती। वो ये है कि FIR दर्ज हुई है, मुकदमा दर्ज हुआ है, रेफरेंस फाइल हुआ है, गवाह आए हैं, गवाहों के आने के बाद जो केस है वो फाइनली डिसाइड हुआ है, उसके बाद हाई कोर्ट में अपील गई और फिर उसके बाद अपील सुप्रीम कोर्ट में गई है। और जब सुप्रीम कोर्ट उसको फाइनली एक्यूट कर दे या कन्विक्ट कर दे तो फिर हम कहेंगे कि उसका ट्रायल कंप्लीट हुआ है और वो प्रोसिक्यूट हुआ है। हुदैबिया पेपर मिल केस में ये प्रोसिक्यूट ही नहीं हुए, रेफरेंस फाइल हुआ, उसके बाद रेफरेंस आगे चला ही नहीं, ट्रायल चला ही नहीं, एविडेंस हुई नहीं। तो ये कैसे कह सकते हैं कि ये डबल जियोपार्डी का प्रिंसिपल आएगा। डबल जियोपार्डी का या आर्टिकल 13 का जो फंडामेंटल राइट है वो इस केस में नहीं आ सकता क्योंकि इसमें ट्रायल हुआ ही नहीं, इसमें एविडेंस नहीं हुई, इसमें प्रोसेस नहीं हुआ, प्रोसीजर नहीं हुआ, इस वजह से ये उस पर नहीं आता। अब एक अहम बात आखिर पर जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और वो है एतजाज़ अहसन साहब की। जब उनसे ये पूछा जाता है कि क्योंकि ये काजी फैज़ ईसा साहब का मामला है और काजी फैज़ ईसा साहब ने ये जजमेंट दी थी और अपनी तरफ से उन्होंने पूरा जोर लगाया कि कोई इस केस को दोबारा ओपन ना कर सके, तो अब जब री इन्वेस्टिगेशन की तरफ मामला जा रहा है तो ये तौहीन अदालत का जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून प्लान कर रही है और मनसूबा कर रही है कि जैसे ये हुदैबिया पेपर मिल केस खोलेंगे तो दूसरी तरफ हम तौहीन अदालत में चले जाएंगे इमरान खान के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी फैज़ ईसा की तरफ। तो इसका क्या हल है, जिस पर उन्होंने कहा कि ये इमरान खान के ख़िलाफ़ अगर काजी फैज़ ईसा साहब के बारे में वो जो 4 रुकनी बेंच था, जब इमरान खान के जो फ़ंड्स का मामला था कि वो फ़ंड्स गैर कानूनी तरीके से दे रहे हैं और उस पर 4 रुकनी बेंच ने ये कहा था, चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने ये लिखा था कि जिस भी मुकदमे में वज़ीर आज़म इमरान खान का मामला हो उसमें काजी फैज़ ईसा को नहीं बैठना चाहिए। उनका ये कहना है एतजाज़ अहसन साहब का कि ये जो जजमेंट है 4 रुकनी बेंच की जो काजी फैज़ ईसा साहब के बारे में उन्होंने अपने रिमार्क्स दे दिए हैं, ऑब्जर्वेशन दे दी है, वो अब बड़ी रुकावट बन गई है कि काजी फैज़ ईसा साहब वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त नहीं सुन सकते क्योंकि उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 4 रुकनी बेंच का फ़ैसला आ गया है, ऑब्जर्वेशन आ गई है। उन्होंने रिटन ऑर्डर में लिखा है
इसलिए उनका ये कहना है कि अगर तो काजी फैज़ ईसा साहब का मामला सिर्फ ये होता कि काजी फैज़ ईसा साहब को कोई छेड़ नहीं सकता, क्योंकि काजी फैज़ ईसा साहब को अगर रुकावट ना होती तो अब तक इन्होंने दरख्वास्त फ़ाइल कर दी होती। अब इन्होंने जो अभी तक दरख्वास्त फ़ाइल नहीं की, और अगर ये दरख्वास्त फ़ाइल करते हैं तो ये उसमें नामुराद लौटेंगे। उसकी वजह यह है कि काजी फैज़ ईसा साहब अब इमरान खान के ख़िलाफ़ केस सुन ही नहीं सकते। जब वो नहीं सुन सकते, कोई और सुनेगा तो मामला मेरिट के ऊपर होगा। काजी फैज़ ईसा साहब सुनते तो मामला कुछ और था। क्योंकि काजी फैज़ ईसा साहब इस केस को नहीं सुन सकते, इस वजह से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए कोई बड़ी परेशानी नहीं है, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जो नून लीग उम्मीद लगा के बैठी थी कि इमरान खान को वो इस केस में सुप्रीम कोर्ट से घर भिजवाएंगे, उनकी ये उम्मीद भी अब टूट चुकी है और अब उनका कुछ नहीं बनने वाला। देखते हैं इन सारे केसेस में जो भी डेवलपमेंट होती रहेगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।